हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है इकोनॉमिक जूलॉजी पिसिकल्चर चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो 7th नंबर क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर वो है मैनेजमेंट एंड कल्चर ऑफ मेजर कर्व्स। मतलब ये जो मेजर कर्व्स होता है उसका मैनेजमेंट और कल्चर कैसे हम कर सकते हैं इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं कलेक्शन ऑफ स्पॉन्ज से। स्पॉन्ज आर कलेक्टेड फ्रॉम रिवर्स विच इज़ नेचुरल सोर्स और फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेज लाइक सेंटर्स परफॉर्मिंग इंड्यूस ब्रीडिंग। ये जो स्पॉन्ज होता है उसको हम रिवर से कलेक्ट कर सकते हैं जो एक नेचुरल सोर्स की तरह है, और नहीं तो आर्टिफिशियल सोर्स से भी ये हम कलेक्ट कर सकते हैं इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए। यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड का पिक्चर दिया हुआ है कार्प का। अब चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, पॉन्ड मैनेजमेंट, एक्वाटिक वीट कंट्रोल। वीट फ्री नर्सरी फैसिलिटेट्स फ्री मूविंग ऑफ ग्रोइंग फिशेस। ये जो ग्रोइंग फिशेस होता है उसका फ्री मूविंग के लिए जो नर्सरी होता है वो वीट फ्री होना चाहिए। वीट कंट्रोल में बी डन मैनुअली, मेकेनिकली और बाय अप्लाइंग वीडिसाइड्स। और ये जो वीडिसाइड्स होता है वो हो सकता है 2,4-D, नहीं तो 2-डाइक्लोरोप्रोपानोइक एसिड और नहीं तो एमोनिया। इरेडिकेशन ऑफ अनवांटेड फिशेस। ये जो अनवांटेड फिशेस होता है उसको हम कैसे वाटर से इरेडिकेट कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग एमोनिया। Ammonia at the rate of 20 to 25 ppm has been found as an effective fish toxicant. ये जो एमोनिया होता है अगर हम उसको 20 से 25 ppm रेट पे यूज़ कर सकते हैं तो वो वाटर अनवांटेड फिश के लिए टॉक्सिकेंट हो जाता है। द टॉक्सिसिटी इन वाटर लास्ट्स फॉर अबाउट 35 to 40 days। और ये जो टॉक्सिसिटी होता है वो वाटर पे यूज़ करने से 35 से 40 डेज तक चलता है। Next, bleaching powder. Bleaching powder as fish toxicants has been found to be effective in 3 to 4 hours at 25 to 30 ppm. ये जो bleaching powder होता है वो भी फिश के लिए टॉक्सिकेंट होता है और वो यूज़ करने से 3 से 4 घंटे बाद इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, और ये 25 से 30 ppm रेट पे यूज़ करना चाहिए। The toxicity lasts for about 7 to 8 days in the pond। और ये जो टॉक्सिसिटी होता है वो यूज़ करने से 7 से 8 दिन बाद तक भी चलते हैं। Now application of lime to help to maintain a proper pH, quick lime is applied in the pond। वाटर का जो प्रॉपर pH होता है वो मेंटेन करने के लिए क्विक लाइम भी पॉन्ड पे अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट, culture and stocking of fishes. First point, hatcheries. These are very shallow tanks which become completely dried during summer। ये एक very shallow tank होता है जो समर पे completely dried हो जाते हैं। Next, impounding rainwater of the hatcheries help in hatching the eggs। और अगर हम वो hatchery पे रेन वाटर वहाँ पे स्टोर करें तो वो वाटर जो एग होता है उसके हैचिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एग्स हैच इनटू लार्वी इन 18 to 24 आवर्स। और वहाँ पे जो एग होते हैं वो 18 से 24 आवर्स में ही उसका हैचिंग हो जाते हैं। एंड आर कॉल्ड डिम्पोना, और तब उसको डिम्पोना कहा जाते हैं। दे आर ट्रांसफर टू नर्सरी टैंक्स विथिन 2 to 3 days। और उसको 2 से 3 दिन में ही नर्सरी टैंक पे ट्रांसफ़र किया जाते हैं। Next, nursery tanks. The pond is initially fully dried and Dhancia plants are cultivated। और वो जो पॉन्ड होता है मतलब वो जो नर्सरी टैंक होता है उसको पहले फुल्ली ड्राइड किया जाते हैं और वहाँ पे धांचिया प्लांट्स कल्टीवेट किया जाते हैं। एट द ऑनसेट ऑफ रेन these plants are plowed down and laddered। और रेन के पहले ही वो जो प्लांट होता है उसको वहाँ से प्लाउड किया जाते हैं सो दैट दे बिकम थ्रूली मिक्सड विथ सॉइल। और उसके बाद वो प्लांट सॉइल के साथ साथ फुल्ली मिक्स हो जाते हैं। दिस विल फंक्शन एज मैन्योर एंड ए लार्ज नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स विच आर फूड ऑफ डिम्पोना। और
उसके बाद वो जो धानचिया प्लांट होता है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और वो फाइटोप्लैंक्टन में कन्वर्ट हो जाता है, जो डिम्पोना के लिए बहुत अच्छे फूड हो जाते हैं। बिफोर ट्रांसफर ऑफ डिम्पोना द वीड्स एंड पेस्ट्स शुड बी रिमूव फ्रॉम द पॉन्ड। और जब हम वो डिम्पोना को ट्रांसफ़र करेंगे उसके पहले ही वो पॉन्ड पे कोई वीड और कोई पेस्ट नहीं होना चाहिए, उसको हम रिमूव कर देंगे पहले से ही। सप्लीमेंटरी फूड आर टू बी अप्लाइड, और उस पॉन्ड पे फाइटोप्लैंक्टन होने के साथ साथ हमको सप्लीमेंटरी फूड भी अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट, rearing tanks. The preparation of rearing tanks are just same as nursery tanks, but rearing tanks are larger in size. हम जैसे नर्सरी टैंक प्रिपेयर करते हैं वैसे ही हम rearing टैंक को भी सेम प्रोसेस में ही प्रिपेयर करेंगे, लेकिन ये जो rearing टैंक होता है उसका साइज थोड़ा सा लार्जर होता है। When the डिम्पोना become 1 inch in length, it is called धानीपोना। जब वो डिम्पोना का साइज लेंथ पे 1 इंच के बराबर हो जाता है तब उसको धानीपोना कहा जाते हैं। दे आर ट्रांसफर टू रेयरिंग टैंक्स, और उसके बाद उसको रेयरिंग टैंक पे ट्रांसफ़र किया जाते हैं फ्रॉम नर्सरी टैंक्स, मतलब उसके बाद उसको नर्सरी टैंक से रेयरिंग टैंक पे ट्रांसफ़र किया जाते हैं। इन रेयरिंग टैंक्स द फिशेस आर केप्ट अप टू 4 to 6 months, और ये जो रेयरिंग टैंक होता है वहाँ पे वो फिश को 4 से 6 मंथ के लिए वहाँ पे ही रखा जाते हैं। एंड बाय दिस टाइम दे ग्रो अप टू 9 to 10 इंच इन लेंथ, और इस टाइम में उसका जो लेंथ होता है वो 9 से 10 इंच के बराबर हो जाते हैं। एंड आर नाउ नोन एज चारापोना, और तब उसको चारापोना कहा जाते हैं। नेक्स्ट, स्टॉकिंग टैंक और स्टोरिंग टैंक। They are large tanks of 2 to 5 hectare and average water depth of 2 meters. ये जो स्टॉकिंग टैंक होता है और जो स्टोरिंग टैंक होता है ये एक बहुत लार्ज टैंक होता है जो 2 से 5 हेक्टेयर के बराबर है, और उसका जो वाटर डेप्थ होता है वो 2 मीटर्स के आसपास होता है। The water should be slightly alkaline and very often supplementary foods are given. ये जो वाटर होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होना चाहिए और वहाँ पे सप्लीमेंटरी फूड भी हमको देना पड़ेगी। 15 days before releasing the charapona, 40 kg of lime per बीघा is added. और जब हम उस स्टॉकिंग टैंक पे चारापोना को रिलीज़ कर देंगे उसके 15 डेज पहले वहाँ पे पर बीघा में 40 kg लाइम ऐड करना चाहिए। When the water become clear, 270 kg of cow dung पर बीघा is added, और उसके बाद जब वहाँ पे वाटर टोटली क्लियर हो जाते हैं तब वहाँ पे पर बीघा में 270 kg cow dung ऐड करना चाहिए। In organic manure in the form of urea 2 kg per बीघा और ammonium sulfate 7 kg per बीघा and triple phosphate 6 kg per बीघा are added, और वहाँ पे जो यूरिया होता है वो पर बीघा में 2 kg, जो एमोनियम सल्फेट होता है वो पर बीघा में 7 kg और जो ट्रिपल फॉस्फेट होता है वो पर बीघा में 6 kg ऐड करना चाहिए। Thereafter in every month 2 kg urea, 5 kg ammonium sulfate and 2 to 6 kg single super phosphate are added regularly, और उसके बाद वहाँ पे every month पे 2 kg यूरिया, 5 kg ammonium sulfate और उसके साथ साथ 2 से 6 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट भी ऐड करना चाहिए। हेयर HERE हेयर फिशेस ग्रो टू मार्केटेबल साइज, और यहाँ पे जो फिश वो मार्केटेबल साइज में ग्रो करते हैं एंड मार्केटेड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड डिमांड, और उसके बाद नीड और डिमांड पे वो मार्केट पे ट्रांसफ़र किया जाते हैं। यहाँ पे एक टाइपिकल स्टॉकिंग पॉन्ड का पिक्चर दिया हुआ है, अब चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक जूलॉजी पिसिकल्चर चैप्टर के अंदर। तो हमारा जो 8th नंबर क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पॉलीकल्चर ऑफ फिशेस, मतलब फिश के जो पॉलीकल्चर होता है वो क्या होता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पॉलीकल्चर consists in associating fish species with complementary diets in order to increase the biomass produced by the pond। ये जो पॉलीकल्चर होता है वो एक पॉन्ड में बहुत सारे फिश का स्पीसीज का पॉलीकल्चर यहाँ पे किया जाते हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट्री डाइट भी दिया जाते हैं, और वो जो पॉन्ड होता है उसका बायोमास टोटल इंक्रीज करने के जो तरीका होता है उसको पॉलीकल्चर कहा जाते हैं। इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कल्चर द yield varies in the range of about 60 to 600 kg per hectare per year। ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है यहाँ पे पर ईयर पर हेक्टर 60 से 600 kg तक फिश का प्रोडक्शन होता है। Where is in polyculture the average production potential is 4000 kg per hectare per year। लेकिन ये जो पॉलीकल्चर होता है यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी का रेट होता है वो पर ईयर पे पर हेक्टर पे 4000 kg का आसपास होता है। मॉडर्न कार्प कल्चर टेक्नोलॉजी नोन एज कॉम्पोजिट फिश कल्चर। ये जो मॉडर्न कार्प कल्चर का टेक्नोलॉजी होता है उसको कॉम्पोजिट फिश कल्चर कहा जाते हैं। एम्स एट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड प्रोडक्टिविटी एट डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस बाय कल्चरिंग टुगेदर। और ये जो कॉम्पोजिट फिश कल्चर होता है उसका एम क्या होता है, उसका एम होता है पॉन्ड का जो डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस होता है उसको फुल्ली यूटिलाइज करना। यहाँ पे फिशिंग पॉन्ड का पिक्चर दिया हुआ है और उसके साथ साथ कॉम्पोजिट फिश कल्चर का भी पिक्चर दिया हुआ है। अब चाहे तो इस पिक्चर का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पॉन्ड्स फॉर कॉम्पोजिट फिश कल्चर। मतलब कॉम्पोजिट फिश कल्चर करने के लिए हमको पॉन्ड को पहले प्रिपेयर करना चाहिए और उसका जो मेथड होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो शुरू करते हैं। टेक्निकल पैरामीटर्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड फॉर कॉम्पोजिट फिश कल्चर। कॉम्पोजिट फिश कल्चर करने के लिए हमको जो टेक्निकल पैरामीटर्स फॉलो करना चाहिए वो क्या होता है। एट फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ पॉन्ड। द सिलेक्टिंग पॉइंट इज दैट द सॉइल शुड बी वाटर रिटेंटिव, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर इज एश्योर्ड एंड दैट द पॉन्ड इज नॉट इन ए फ्लडेड एरिया। यहाँ पे जो सिलेक्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, जो सॉइल होगा पॉन्ड का वो वाटर रिटेंटिव होना चाहिए, वहाँ पे एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर होना चाहिए और उसके साथ साथ जो पॉन्ड होता है वो एक फ्लडेड एरिया पे नहीं होना चाहिए। Construction of new ponds in ideal sites recommended keeping in view the above parameters। तो वो पैरामीटर्स क्या क्या होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। जो फर्स्ट पैरामीटर्स होता है वो है डिपिंग ऑफ शैलो पॉन्ड्स, मतलब हमको शैलो पॉन्ड्स डिपिंग करना चाहिए। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ इनलेट एंड आउटलेट, हमको वहाँ पे इनलेट और आउटलेट कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन और रिपेयर्स ऑफ एम्बैंकमेंट्स, हमको वहाँ पे एम्बैंकमेंट्स कंस्ट्रक्ट करना चाहिए और उसको रिपेयर भी करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सकैवेशन ऑफ न्यू पॉन्ड्स, हमको वहाँ पे न्यू पॉन्ड्स एक्सकैवेशन करना चाहिए। नेक्स्ट, इम्पाउंडमेंट ऑफ मार्जिनल एरियाज ऑफ वाटर बॉडीज, वहाँ पे जो वाटर बॉडीज होगा उसका जो मार्जिनल एरियाज होगा हमको उसको इम्पाउंडमेंट भी करना चाहिए। नेक्स्ट, पॉन्ड मैनेजमेंट। In case of new ponds, pre-stocking operations starts with liming and filling of the pond with water। अगर हमको वहाँ पे न्यू पॉन्ड फॉर्म करना चाहिए तो प्री स्टॉकिंग का जो ऑपरेशंस होता है वो लाइमिंग से और उसके साथ साथ पॉन्ड को वाटर से फिल करने से ही शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर दिस, और इसके लिए यहाँ पे डिफरेंट मेथड एम्प्लॉय किया जाते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है प्री स्टॉकिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स बाय मैनुअल और मैकेनिकल और थ्रू केमिकल मीन्स। यहाँ पे जो वीड्स होता है उसको हम मैनुअली और नहीं तो मैकेनिकली और नहीं तो केमिकली रिमूव कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड प्रेडेटरी फिशेस एंड अदर एनिमल्स बाय रिपीटेड नेटिंग और यूजिंग महुआ ऑयल केक एट द रेट ऑफ 2500 kg पर हेक्टर मीटर और बाय सन ड्राइंग द पॉन्ड बेड।
हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अनवांटेड एंड प्रेडेटरी जो फिशेस होता है और जो एनिमल्स होता है उसको रिमूव करने के लिए हम वहाँ पे रिपीटेड नेटिंग कर सकते हैं, और नहीं तो हम वहाँ पे महुआ ऑयल केक भी यूज़ कर सकते हैं एट द रेट ऑफ पर हेक्टर मीटर 2500 kg। और हम पॉन्ड का जो बेड होता है उसको सन ड्राइंग से भी ये अनवांटेड एंड प्रेडेटरी फिशेस को और एनिमल्स को हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइमिंग। द सॉइल्स ऑफ टैंक्स which are acidic in nature, these are less productive than alkaline ponds। यहाँ पे जो टैंक का सॉइल होता है वो अगर एसिडिक होता है तो उसका जो प्रोडक्शन वो कम होगा, और अगर वो एल्कालाइन होगा तो उसका जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लाइम इज़ यूज टू ब्रिंग द pH टू द डिज़ायर्ड लेवल, और यहाँ पे डिज़ायर्ड लेवल में pH को आने के लिए यहाँ पे लाइम यूज़ किए जाते हैं। इन एडिशन लाइम ऑल्सो हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट्स, और अगर हम यहाँ पे लाइम यूज़ किए तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इफेक्ट भी होता है। वो क्या होता है, इंक्रीज द pH, वाटर का जो pH लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाते हैं। एक्ट एज बफर एंड अवॉइड फ्लक्चुएशन ऑफ pH, ये एक बफर की तरह काम करते हैं और उसके साथ साथ वाटर का pH लेवल का जो कंटिन्यूसली फ्लक्चुएशन होता रहता है उसको ये अवॉइड कर देते हैं। इट इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल टू पैरासाइट्स, और ये पॉन्ड का जो सॉइल होता है उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं। इट्स टॉक्सिक इफेक्ट किल्स द पैरासाइट्स, और ये लाइम का जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होता है वो पैरासाइट को किल कर देते हैं। नेक्स्ट, fertilization or manuring. The fertilization schedule has to be prepared after studying the quality of the pond soil. पॉन्ड का जो सॉइल होता है उसका जो क्वालिटी होता है वो पहले हमको स्टडी करना चाहिए और उसके बाद हमको वहाँ पे फर्टिलाइजेशन शेड्यूल तैयार करना चाहिए। ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में बी यूज्ड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स, और यहाँ पे हमको बेस्ट रिजल्ट्स पाने के लिए ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी यूज़ करना होगा। तो जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हमको यूज़ करना होगा वो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैन्योर टू बी अप्लाइड आफ्टर ए गैप ऑफ 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ लाइमिंग, LIMING लाइमिंग, मतलब हम जिस डेट पे लाइमिंग करेंगे उससे 3 दिन बाद हम यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योरिंग करेंगे। काउ डंग एट द रेट ऑफ 5000 kg पर हेक्टर और एनी अदर ऑर्गेनिक मैन्योर इज इक्विवेलेंट, हम यहाँ पे पर हेक्टर 5000 kg काउ डंग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोई अदर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन टू बी अंडरटेकन आफ्टर 15 days ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योरिंग, और जिस डेट पे यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योरिंग होगा उससे 15 days बाद में हम यहाँ पे फिर से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। However, any one of the nitrogen and phosphate fertilizers would be used as per given rate, और हम यहाँ पे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स भी हम यहाँ पे गिवन रेट पे यूज़ कर सकते हैं। स्टॉकिंग। द पॉन्ड विल बी रेडी फॉर स्टॉकिंग आफ्टर 15 days ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, और हम यहाँ पे फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के 15 डे के बाद स्टॉकिंग कर सकते हैं। फिश फिंगर लाइन्स ऑफ 50 to 100 ग्राम साइज शुड बी यूज्ड फॉर स्टॉकिंग, और यहाँ पे स्टॉकिंग करने के लिए फिश का जो फिंगर लाइन्स होना चाहिए वो 50 से 100 ग्राम के आसपास होना चाहिए। नेक्स्ट, पोस्ट स्टॉकिंग, मतलब जो सप्लीमेंट्री फीडिंग होगा वो क्या होगा। पोस्ट स्टॉकिंग में सप्लीमेंट्री फीडिंग भी होना चाहिए। Fishes need much more food than what is available naturally in the pond, मतलब पॉन्ड पे जो फिश होता है उसको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए होता, मतलब पॉन्ड पे जो फाइटोप्लैंक्टन होता है उसमें इसका खाना कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए हमको यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल फूड भी देना चाहिए। Fishes can be feed with a mixture of rice bran and oil cakes in the ratio 4:1, यहाँ पे फिश को राइस ब्रैन और ऑयल केक्स 4:1 रेशियो पे देना चाहिए। यूजिंग ऑफ कॉटन सीड ऑयल केक विच इज़ कंपेरेटिवली चीपर दैन अदर फूड मटेरियल्स, यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल केक भी हमको यूज़ करना चाहिए जिसका प्राइस रेट अदर फूड मटेरियल से थोड़ा सा कम होता है।
द फीड शुड बी प्लेस्ड ऑन ए फीडिंग ट्रे। ये जो फीड होता है उसको हमको फीडिंग ट्रे पे देना चाहिए और इन फीडिंग बैग्स, नहीं तो फीडिंग बैग्स पे देना चाहिए। एंड लोअर्ड टू द पॉन्ड बॉटम, और उसको पॉन्ड बॉटम पे देना चाहिए। और इट कैन बी डिस्पर्स्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द पॉन्ड, और नहीं तो ये हम पॉन्ड के कॉर्नर पे दे सकते हैं। द रिकमेंडेड फीडिंग रेट इज 5 to 6% ऑफ द बॉडी वेट अप टू 500 ग्राम साइज ऑफ फिश। अगर फिश के साइज और वेट 500 ग्राम हो जाता है तब उस बॉडी वेट के हिसाब से हम उसको 5 to 6% फीडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर उसका बॉडी वेट 500 से 1000 ग्राम साइज के आसपास हो जाए तब उसका फीडिंग रेट होगा 3.5%। इससे ज़्यादा उसको फीडिंग रेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, मैन्यूरिंग। Organic manuring may be done in monthly installments at the rate of 5000 kg per hectare। यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग होना चाहिए मंथली, पर मंथ, और उसका जो रेट होगा वो पर हेक्टेयर पे 5000 kg होना चाहिए। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन मे बी डन एट मंथली इंटरवल्स ऑल्टरनेटिंग विद ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग। और वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक मंथ ऑर्गेनिक मैन्यूरिंग होना चाहिए और उसके बाद जो मंथ होगा वहाँ पे इनऑर्गेनिक मैन्यूरिंग होना चाहिए। However, the monthly rate of fertilization will depend on pond productivity and the growth of the fishes। और वहाँ पे जो मंथली मैन्यूरिंग होगा उसका जो रेट होता है वो फिश का ग्रोथ रेट पे डिपेंड करते हैं और उसके साथ साथ पॉन्ड का जो प्रोडक्शन है, पॉन्ड का जो प्रोडक्टिविटी है उसमें भी डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज जनरली डन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और एक साल बाद में वहाँ पे हार्वेस्टिंग होता है। व्हेन द फिशेस अटेन एवरेज वेट ऑफ 800 ग्राम टू 1.25 kg, जब वहाँ पे जो फिश होगा उसका वेट 800 ग्राम से 1.25 kg के आसपास हो जाते हैं तब वहाँ पे हार्वेस्टिंग होता है। विथ प्रॉपर मैनेजमेंट ए प्रोडक्शन ऑफ 4 to 5 tons पर हेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड इन ए ईयर, और वहाँ पे पर ईयर जो प्रॉपर मैनेजमेंट प्रोडक्शन होता है वो पर हेक्टर 4 से 5 टन के आसपास होता है। हार्वेस्टिंग इज डन बाय पार्शियल डीवाटरिंग एंड रिपीटेड नेटिंग, और वहाँ पे पार्शियल डीवाटरिंग से नहीं तो रिपीटेड नेटिंग से हार्वेस्टिंग होता है। इन सम केसेस कंप्लीट द वाटरिंग ऑफ पॉन्ड्स इज रिस्टोर्ड टू, और कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, पॉन्ड का सारे वाटर को वहाँ से रिमूव कर दिया जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।